नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस टॉपिक पे आज अपना वीडियो रहेगा, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू एनी वर्क इज एनर्जी, है ना। एनर्जी और वर्क ये दोनों एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है। वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। एनर्जी का सबसे जो बेसिक जो एनर्जी के बारे में बताया जाता है, जो सबसे उसका बेसिक प्रिंसिपल है, वो है एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लाइक कभी जो है वो अपना केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता है, बट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ये चीज है। फिर बाकी क्या है कि हमें जो अभी पढ़ना है, इस टॉपिक में पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। एनर्जी तो बहुत सारे होते हैं। एनर्जी होते हैं, हीट एनर्जी होता है, साउंड एनर्जी, वेव का एनर्जी, केमिकल का एनर्जी। लेकिन हमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमें पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। दो टाइप की एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का सम जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी होता है। इन दोनों का सम जो है वो मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है एनर्जी कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो है पोटेंशियल एनर्जी। और ड्यू टू एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी इन एन स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स वेलोसिटी, वो होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी और मूवमेंट की वजह से, वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया टोटल। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। एक सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है अनलेस कोई बाहर से कोई एनर्जी उसमें ना दिया जाए, या फिर उसमें कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो। हम लोग अभी सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। अब दूसरा चैप्टर आएगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो वहाँ हीट एनर्जी की बात करेंगे। साउंड वेव आएगा तो वेव साउंड एनर्जी की बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। और मैकेनिकल एनर्जी, जैसे कि सारे एनर्जी तो एक दूसरे से तो कंजर्व रहते ही हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी बट टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है अगर देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एंड देर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व इन द सिस्टम। नया एक वर्ड आ गया, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों मिलकर के बनता है मैकेनिकल एनर्जी। अब एक टॉपिक आया, एक वर्ड आया, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी के बारे में एक और चीज है जो सबसे बेसिक चीज है। एनर्जी जो है वो स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसको अलजेब्रिकली सम करते हैं, सीधा सीधा प्लस माइनस जैसे अलजेब्रा में करते हैं, सीधा नॉर्मल अलजेब्रिकली सम इसको करते हैं एनर्जी को। एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। एनर्जी तो हो गया, मतलब बहुत सारे एनर्जी हैं, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी का। तो मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी है। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। वैसे तो सारे एनर्जी
मतलब कंजर्व रहते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकते हैं, लेकिन इसका जो एक मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म है वो इन इट सेल्फ कंजर्व रहेगा अगर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एंड देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन द सिस्टम। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसका कि जो अगर वर्क कर रहा है, वो फोर्स अगर वर्क कर रहा है और जो अगर मतलब वो फोर्स जो वर्क अगर करता है तो उसका अगर वर्क डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है? तो सिस्टम का इनिशियल पोजीशन और सिस्टम का फाइनल पोजीशन पे सिर्फ अगर डिपेंड कर रहा है वर्क डन बाय एनी फोर्स, तो दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक? ग्रेविटेशन फोर्स में क्या होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां ले गए, ठीक है? उसका डिस्प्लेसमेंट h हुआ, ठीक है? तो जो टोटल वर्क डन हुआ यहां से यहां ले जाने में वो हमेशा सेम रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ टेकन बाय दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है? अगर इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से यहां ले गए थे और फिर यहां से यहां भी ले गए तो भी जो टोटल वर्क डन होगा वो ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा, वो मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि हाथ हम ऊपर ले जा रहे हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट जो टोटल वर्क होगा वो कांस्टेंट होगा, वो यहां से यहां जाने में जो आया h जाने में वही रहेगा। ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट ये वर्क हो रहा है, ऊपर ले जा रहे हैं। नीचे जैसे ग्रेविटेशन फोर्स कहां वर्क करेगा? ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां है, एक ऑब्जेक्ट यहां पे था ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट यहां आ गया, h मीटर नीचे आ गया। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। ये जो है F डॉट डी आर सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है इन केस ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट यहां से अगर यहां गया होता और उसके बाद भी यहां आया होता, जो टोटल अगर h नीचे गया होता, तो भी वर्क डन बाय ग्रेविटेशन वो उतना ही होता जितना इस केस में, ठीक है? तो इसको कहा जाता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एक फोर्स है, अगर वर्क कर रहा है तो वो इनिशियल फाइनल पोजीशन पे टोटल वर्क डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा पाथ पे। अभी मान लीजिए कि अगेंस्ट फ्रिक्शन हम यहां से यहां कोई ऑब्जेक्ट ले गए तो जितना वर्क डन करना पड़ा, अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम इधर से ऐसे ले गए, ये है पाथ ए, ये है पाथ बी। अगर पाथ ए में हम एक ऑब्जेक्ट को पाथ ए के थ्रू ले गए ए से बी तक और दूसरे ऑब्जेक्ट को पाथ बी से ले गए ए से बी तक अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो हमें दोनों केस में वर्क डन अलग होगा। तो इसीलिए ये है फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जिसमें कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे सिर्फ वर्क डन डिपेंड करे, जिसके जो फोर्स वर्क कर रहा है एंड वर्क इज डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। एंड जिसमें कि द वर्क डिपेंड ऑन द पाथ इट फॉलोज फ्रॉम गोइंग टू इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, फॉर गोइंग टू इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो उस पर डिपेंड करेगा अगर वर्क डन, तो दैट फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। तो ये था कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का अभी जो हमारे यूज में है वो है फ्रिक्शन फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का जो हमारे यूज में है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और अभी आएगा स्प्रिंग फोर्स आएगा, वो भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अभी हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे।
कुछ एग्जांपल उसका भी देख लेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब ये सब फोर्स अगर कोई काम करता है ना तो टोटल वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि पाथ पे डिपेंड करता है वर्क डन। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, कहां से ये आया था? हाँ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है कब? जबकि सिस्टम में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम ना करे और कोई एक्सटर्नल फोर्स ना काम करे, तो ये अपना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, अभी कैसे वो उसका, जैसे एक सबसे बेसिक एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल उसका होता है ग्रेविटेशन फोर्स से। ग्रेविटेशन फोर्स जब काम करता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो और उसमें अगर हम अर्थ और ऑब्जेक्ट को एक सिस्टम बना लें, ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट, तो ये सिस्टम है। बाहर से कोई इसमें काम नहीं हो रहा है, बाहर से कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट यहां पे था तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी था mgh, और यहां पे ये स्टैटिक था, तो इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था। जब ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से यहां आ गया ऑब्जेक्ट, इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, यहां पोटेंशियल एनर्जी था, यहां सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि ये जो रेफरेंस है वहां पे आ गया है, तो हाइट जीरो हो गया है, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है जो कि हाफ mv² है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब गिरा तो यहां फाइनल पोजीशन पे उसका वेलोसिटी हाफ mv² था। ठीक है, यहां तक हम इसको लेते हैं, फिर जब गिरेगा तो फिर वहां पे फिर वो हीट जनरेट हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएंगे, तो फिर वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे ही आए। तो इसीलिए हम लोग यहां से यहां टच करने के जस्ट पहले का बात करते हैं। टच कर जाएगा तब तो फिर हीट लॉस वगैरह हो जाएगा, फ्रिक्शन वगैरह, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वगैरह, वहां का बात नहीं करेंगे। यहां से जस्ट टच करने के पहले का बात करेंगे। तो इसका वेलोसिटी हाफ mv, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और यहां पर जब ये वेलोसिटी नहीं था तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh था, और mgh जो है वो हाफ mv² के बराबर होगा। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इस जगह पे कितना था, mgh, काइनेटिक एनर्जी जीरो था, और इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी इतना है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और टोटल जो है मैकेनिकल एनर्जी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं और कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, वो इस सिस्टम के अंदर ही। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया, मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मैकेनिकल वर्क। वर्क नहीं, पावर जो टर्म है, पावर को भी देख लेते हैं। पावर होता है वर्क डन पर सेकेंड, वो पावर है, उसका यूनिट होता है वाट। वर्क डन का यूनिट है जूल। ठीक है, वर्क डन और एनर्जी, वर्क डन एनर्जी इंटरचेंजेबल है, वर्क से एनर्जी होता है, एनर्जी से वर्क होता है, दोनों का यूनिट जूल है। ठीक है, पहले जब वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस नहीं देखा गया था जिस टाइम में, उस टाइम में एनर्जी का अलग यूनिट होता था। उस समय एनर्जी का यूनिट करते थे कैलोरी। ठीक है, बाद में जब देखा कि दोनों इक्विवेलेंट है तो दोनों का यूनिट जूल ही अब करने लग गया। पहले कैलोरी होता था, तो अब क्या है, फिर कैलोरी वाला यूनिट हटा दिए, अब क्या है कि जूल वाला यूनिट ही यूज करते हैं। ऐसा यूनिट अपना जूल ही है। तो वर्क डन और एनर्जी दोनों का ऐसा यूनिट जूल है। और वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज सेकेंड, पर सेकेंड, इसी को कहते हैं पावर, और इसका यूनिट है वाट। एक वाट क्या हो जाएगा, वर्क डन जूल बाय 1 सेकेंड, दैट इज जूल पर सेकेंड।
यही है वॉट। किलोवाट जैसे 1000 वॉट इज किलोवाट। एचपी भी यूनिट होता है। एचपी में एक एचपी दैट इज हॉर्स पावर 746 वॉट। ये भी कॉमनली यूज यूनिट है पावर का, 746 वॉट। मतलब कितना वहां वर्क कर रहा है कोई बॉडी, 746 जूल पर सेकेंड उसका काम कर रहा है। तो वो जो है ये है वो पावर का यूनिट वाट। फिर उसके बाद आता है घर में भी देखिएगा, जितना भी आपका अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, सबका कुछ ना कुछ वॉट होता है। वो उसका पावर दिया रहता है कि जैसे गीजर है मान लीजिए, तो गीजर में लिखा रहता है जैसे कि 3 किलोवाट। मतलब वो कितना एनर्जी डिसिपेट कर रहा है पर सेकेंड, वो 3000 जूल वो एनर्जी दे रहा है। ठीक है, वो जैसे वो एनर्जी दे रहा है तभी तो वो फिर गर्म होगा अपना पानी, उसके एनर्जी से पानी गर्म होता है। हीटर का वैसे ही, पंखा का, बल्ब जैसे बोलता है कि ये जो है 10 वाट का बल्ब है, ये 20 वाट का बल्ब है। मतलब 10 वाट का बल्ब का मतलब वो 10 वाट ये 10 वाट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर यूनिट पर सेकेंड। 10 मतलब 10 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो वो 10 वाट का बल्ब है। ठीक है, तो वाट जो होता है इनपुट वाट, आउटपुट वाट, इनपुट पावर, आउटपुट पावर। इनपुट पावर मतलब किसी अगर अप्लायंस का इनपुट पावर दिया है मतलब कितना एनर्जी वो ले रहा है पर सेकेंड, और आउटपुट पावर मतलब कितना एनर्जी वो दे रहा है या वर्क दे रहा है पर सेकेंड, वो आउटपुट पावर होता है। तो दोनों अलग अलग होता है हर अप्लायंस का, क्योंकि कुछ तो उसका अपना भी लॉस होता है उसके अंदर में। जैसे एसी वेसी में देखिएगा, उसमें इनपुट पावर आउटपुट पावर अलग अलग लिखा रहता है ना। तो वहाँ पर दोनों के अलग अलग, जैसे कि वो कितना वो एनर्जी, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है और कितना फिर वो वर्क कर रहा है। ठीक है, कितना हवा दे रहा है, तो वो इनपुट पावर आउटपुट पावर अलग अलग रहता है। तो पावर जो होता है वो है वर्क डन पर सेकेंड, दैट इज जूल पर सेकेंड, वर्क डन यूनिट जूल। कैलोरी अगर कभी आ गया तो 4.18 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल इक्वल टू 1 कैलोरी। एचपी अगर आ गया तो 746 वाट इज 1 एचपी। तो ये हो गया पावर, एनर्जी हो गया। हाँ, अब है 2 टाइप का केस हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है मोस्टली। दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं, तो और उसके द्वारा जो वर्क किया हुआ है वो 2 तरह के केस हमें पढ़ने हैं। एक है पहला स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया काम। जो काम स्प्रिंग फोर्स करता है वो कितना काम कर रहा है, कितना एनर्जी वो कितना वर्क डन कर रहा है, वो कैसे निकालते हैं वो। और दूसरा ग्रेविटेशन। ये 2 टाइप का फोर्स के द्वारा किया गया काम हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशन को ही देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि वो हमेशा डाउनवर्ड अर्थ की तरफ लगता है। ये अर्थ है अगर मान लिया तो ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मास। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होता है? ड्यू टू मास फोर्स लगता है। 2 मास के बीच में फोर्स एग्जिस्ट करता है नेचर में, जो किसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो जैसे कि अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी तो ऐसे भी छोटे छोटे 2 ऑब्जेक्ट है उसमें भी दोनों के बीच में फोर्स रहता है, लेकिन उसको हम एक्सपीरियंस नहीं करते, इतना छोटा होता है कि उसमें उसको हम फील नहीं करते। लेकिन अर्थ का जो फोर्स होता है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमें फील होता है। वो फोर्स की वजह से उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में 9.18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जी से डिनोट करते हैं, ये होता है। फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, m इंटू जी फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, mg फोर्स। ठीक है, हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को
अगेंस्ट एम जी फोर्स अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक ये भी कंसेप्ट है, जो फोर्स लगता है उसका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वह फोर्स का वही कंपोनेंट वर्क करता है। अभी जैसे कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स, जैसे कि अगर हम किसी रस्सी में पत्थर बांध करके एक सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं इसको, और ये पत्थर पे ये जो टेंशन है, टेंशन का डायरेक्शन ये है जो फोर्स लग रहा है पत्थर पे, और मोशन का डायरेक्शन ये है। तो इस केस में टेंशन जो फोर्स है वो दैट इज डूइंग नो वर्क इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, उसी तरह से एफ डॉट डी आर मतलब एफ कॉस थीटा इंटू डी आर। तो इसमें क्या होता है, अगर डी आर इधर है, एफ इधर है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, तो एफ का कंपोनेंट जो है इस डायरेक्शन में, अगर एफ 15 न्यूटन इधर है और ये 30 डिग्री है, तो एफ कॉस 30 डिग्री मतलब 15 कॉस 30 डिग्री ही इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री मतलब 15 इंटू रूट 3/2, इतना फोर्स ही इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विल गिव वर्क डन बाय दैट फोर्स इन काउजिंग द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एफ डॉट डी आर, एफ डी आर कॉस थीटा, तो वो होता है वर्क डन। तो ग्रेविटी के केस में एम जी नीचे लग रहा है और एम जी डॉट डी आर से हम हाइट यहां से यहां ले गए, एम जी डॉट डी आर माइनस, डी आर का डायरेक्शन अलग है, एम जी का डायरेक्शन अलग है। ठीक है, एम जी का डायरेक्शन अलग है और डी आर का डायरेक्शन अलग है, तो इसीलिए माइनस एम जी डी आर हो गया। ठीक है, या वो कैसे हो जाएगा, एफ डॉट कॉस एम जी और डी आर कॉस थीटा भी अगर करेंगे तो कॉस थीटा 180 डिग्री 180 डिग्री मतलब -1, तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, माइनस एम जी इंटू डी आर। अभी अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 से h, तो ये हो जाता है एम जी एच माइनस, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स दैट इज mg फोर्स इज माइनस mgh, मतलब कि वर्क डन इस फोर्स ने नहीं किया, हमको इस फोर्स के अगेंस्ट में हमने काम किया। वर्क डन इज माइनस मतलब उसने वर्क डन नहीं किया, हमको उसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ा। तो ठीक है, तो अब जब हमने वर्क डन किया तो वही वर्क इसमें स्टोर हो गया। वर्क तो क्या है कि ना डिस्ट्रॉय होता है और ना ही वो क्रिएट होता है, तो हमने जो वर्क किया वो वर्क स्टोर हो गया इसमें, और उसी स्टोर्ड वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वो क्या है कि ड्यू टू पोजीशन जो एनर्जी उसमें स्टोर होता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि उस पोजीशन पे लाने में कुछ ना कुछ उस पर वर्क किया गया है ना। काइनेटिक एनर्जी तो है ही है, काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी जो है m इंटू वी स्क्वायर, m इंटू वी स्क्वायर, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी।
तो भी स्क्वायर कर दिए, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर कर दिए, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में देखिए, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ हम काइनेटिक एनर्जी निकालें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, देखिए E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, डी ई बाई डी टी अगर करेंगे हाफ इंटू एम, हाफ एम कॉन्स्टेंट है, वी स्क्वायर का डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2v इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है। वी स्क्वायर को अगर टी के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है। डी वी बाई डी टी ही ए है, एक्सेलरेशन है, 2 कट गया तो m इंटू ए, एम इंटू वी इंटू एम इंटू वी इंटू ए, मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। डी ई बाई डी टी ये जो है फोर्स इंटू वेलोसिटी हो गया, और डी ई इज इक्वल टू एफ इंटू वी डी टी, डी टी उधर लेके चले गए, डी टी उधर लेके चले गए, तो एफ इंटू वी डी टी क्या हो गया, डी आर हो गया, एफ इंटू डी आर, ठीक है। फोर्स इंटू डी आर, फोर्स इंटू डी आर, फोर्स इंटू चेंज इन पोजीशन, वही तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। फोर्स का जो वर्क हम करते हैं, किसी फोर्स के द्वारा अगर कोई वर्क किया जाता है फॉर चेंजिंग द पोजीशन, तो वही तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो ये भी दिखा रहा है, देखिए कि हमने काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाला, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू वही आया जो पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी, हाँ इसमें ये है, इसका एक कंडीशन ये है कि कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा तो क्या है कि कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा उस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में, तो वो फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। तो ये देखिए, ये दिखा रहा है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ओके। ये ग्रेविटेशन वाला केस है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स mg इंटू डी आर, ठीक है। तो वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चेंज इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। याद रखना है कि देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए उसमें, और देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल। अभी वर्क डन एक और केस अपने को इस चैप्टर में है, स्प्रिंग फोर्स। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ये स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग पर एक ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, ठीक है। इसको, ये नॉर्मल पोजीशन में है। इसमें क्या होता है कि अगर हमने स्प्रिंग को थोड़ा इलोंगेट कर दिया, यहां पे ले आए स्प्रिंग को, एक्स लेंथ से इलोंगेट कर दिया, ठीक है, तो टोटल इसमें कितना एनर्जी इसमें आया। जब स्प्रिंग को हमने इलोंगेट किया तो इसमें टोटल एनर्जी कितना, इसमें देखिए सबसे पहले तो हम स्प्रिंग फोर्स कितना होता है वो निकाल लेते हैं। स्प्रिंग का जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एक्स। इलोंगेशन या कंप्रेशन, जो भी स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है उसको जितना हमने डिफॉर्म किया है, या तो इलोंगेट किया या उसको कंप्रेस किया, तो जितना भी वो एक्स जो इलोंगेशन या कंप्रेशन है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ। देखते भी हैं स्प्रिंग को ज़्यादा खींचेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, थोड़ा सा खींचे तो कम फोर्स लगा, ज़्यादा दबाने में ज़्यादा फोर्स लगता है, ज़्यादा दबाने में ज़्यादा फोर्स लगा, और थोड़ा सा हल्का सा दबाने में कम फोर्स लगता है। तो जितना ज़्यादा दबाएंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो एफ स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। माइनस के एक्स, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के है, जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कहते हैं इसको, और ये किसी स्प्रिंग के लिए फिक्स होता है। स्प्रिंग ये डिपेंड करता है स्प्रिंग के मटेरियल पे, तो ये फिक्स होता है स्प्रिंग के लिए। माइनस इसलिए लगा क्योंकि एक्स और फोर्स का डायरेक्शन उल्टा होता है ना। माइनस इसलिए लगा क्योंकि एफ और फोर्स और एक्स का डायरेक्शन उल्टा होता है। अगर हमने स्प्रिंग को दबाया, स्प्रिंग को अगर दबा दिया तो फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स उसके अपोजिट होगा। फोर्स मतलब कि उसको इलोंगेट करेगा। अगर स्प्रिंग को हमने दोनों तरफ से दबा दिया है, फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। अगर स्प्रिंग को हमने खींच लिया है, इलोंगेट कर दिया है खींच के, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। मतलब अगर हम एक्स इधर करेंगे, अगर एक्स खींचे हैं हम इधर, तो फोर्स इधर रहेगा। या अगर एक्स हम इधर कर रहे हैं, मतलब स्प्रिंग को दबा रहे हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। दबाएंगे तो फोर्स उधर जाएगा, अगर इधर दबाए तो फोर्स इधर करेगा, अगर इधर खींचे तो फोर्स ऐसे उसको खींचेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन और एक्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो इसलिए एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। एक्स से प्रोपोर्शनल है, एक्स ज़्यादा तो एफ ज़्यादा, डायरेक्शन उल्टा होता है। और के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है एफ और एक्स। तो ये है फोर्स। अब क्या हुआ कि हमने स्प्रिंग को एक्स लेंथ खींचा, इलोंगेट किया, ठीक है। तो टोटल कितना वर्क हुआ होगा? मान लीजिए कि ये बीच में कहीं एक लेंथ एक्स था, या नहीं, इसी को ये एक्स है, ये आर डिस्टेंस जब था, ये बीच में स्प्रिंग को आर इलोंगेट किया था, और आर से डी आर इलोंगेट किया, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है? एफ इज इक्वल टू माइनस के आर, ठीक है। और फिर डी आर और इलोंगेट किए तो के आर डॉट डी आर। जब यहां पे था तो इस पे फोर्स लग रहा था के आर डॉट डी आर। वर्क डन हुआ यहां से यहां जाने में। इंटीग्रेट करेंगे इसको नॉर्मल पोजीशन से x तक, 0 से x तक, तो ये हो जाएगा माइनस आर डी आर स्क्वायर बाई 2, 0 से x तक, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क डन हुआ है स्प्रिंग को खींच के x तक ले जाने में, ठीक है। स्प्रिंग को जब हम खींच करके x इलोंगेशन किए, टोटल वर्क डन उसमें हुआ हाफ के एक्स स्क्वायर। जब हाफ के एक्स स्क्वायर हमने वर्क दिया, तो यहां तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, यहां तो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में काम हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम। तो जो टोटल एनर्जी हमने हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क डन किया इसको खींचने में, पूरा का पूरा स्टोर हो गया इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हाफ के एक्स स्क्वायर इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, क्योंकि यहां वेलोसिटी तो है नहीं, उसको खींच करके एक्स डिस्टेंस पे ऐसे पकड़ लिए। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। जैसे ही इसको छोड़ेंगे, इसको यहां से जैसे ही छोड़ेंगे, ये फिर इधर आएगा, नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। यहां से यहां x था, यहां से नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। तो जब नॉर्मल पोजीशन पे आएगा तो स्प्रिंग का लेंथ फिर नॉर्मल हो जाएगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा।
तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो इस जगह पे जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा और पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी जो हाफ के एक्स स्क्वायर था वो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। मास जो ऑब्जेक्ट है स्प्रिंग मास सिस्टम में जो मास है उसका काइनेटिक एनर्जी में पूरा चेंज हो जाएगा। ये जो सिस्टम है सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा और जो हाफ के एक्स स्क्वायर जो उसका पोटेंशियल एनर्जी था वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। तो एट दिस पोजीशन इसका न्यूट्रल पोजीशन पे अगर आ गया मास तो उस जगह पे हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। के स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स है स्प्रिंग का मैक्सिमम इलोंगेशन, एम है मास और वी है उसका जब न्यूट्रल पोजीशन पे है स्प्रिंग लेंथ जब जीरो है, स्प्रिंग का इलोंगेशन जीरो है, उस पोजीशन पे जब मास है तो उसका वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, उसकी वेलोसिटी वी उस जगह कितना हो जाएगा v मैक्सिमम वेलोसिटी v इज इक्वल टू के बाई एम रूट ओवर एक्स, ये वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर क्या होगा कि जैसे ही फिर उसके बाद यहां से अब यहां पे उसका वेलोसिटी जब न्यूट्रल पोजीशन पे लौट के न्यूट्रल पोजीशन पे आया तो उस जगह पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई क्योंकि उस समय उसके पास कोई काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया है तो मैक्सिमम वेलोसिटी वहां पे आ गया है। तो यहाँ पे तो रुकेगा नहीं, ड्यू टू इनर्शिया ये फिर इधर आ जाएगा, वो दब जाएगा। यहाँ से छोड़ते हैं स्प्रिंग, वो अपना न्यूट्रल पोजीशन को क्रॉस करते हुए इधर आ जाएगा और इधर कहां तक आएगा, इधर फिर वो एक्स कंप्रेशन तक आ जाएगा, फिर उसमें एक्स कंप्रेशन आ जाएगा, यहां तक आ गया और ये फिर एक्स है। क्यों एक्स तक आएगा? क्योंकि इस पोजीशन पे जब पहुंचेगा अपने लास्ट जहां तक जाएगा वहां पे जैसे ही पहुंचा वहां पहुंच के रुक गया, उस जगह पे उसका काइनेटिक एनर्जी पूरा जीरो हो गया और जो भी था उसमें काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रल पोजीशन पे या पोटेंशियल एनर्जी सबसे लास्ट मैक्सिमम एलोंगेशन वाले पोजीशन पे वही यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ जीरो है और कोई एनर्जी लॉस हो नहीं रहा है, देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे टोटल का टोटल उसका जो पोटेंशियल एनर्जी था यहाँ पे वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हो जाएगा। तो जब हाफ के एक्स स्क्वायर इलोंगेशन के एक्सट्रीम पे था तो कंप्रेशन के एक्सट्रीम पे भी हाफ के एक्स स्क्वायर ही रहेगा, वो के तो कांस्टेंट ही है, एक्स दोनों केस में सेम होगा, मतलब जितना इलोंगेशन हुआ था उतना ही कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये इसी तरह से चलता रहेगा, कोई कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, एक्सटर्नल कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो मैक्सिमम इलोंगेशन पे गया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुआ, फिर उधर से आया सेंटर पोजीशन पे आया जहां उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुआ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुआ और फिर उसके बाद मैक्सिमम कंप्रेशन किया जहां पे कि पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम हो गया, काइनेटिक एनर्जी फिर जीरो हो गया। बट टोटल एनर्जी का वैल्यू एट एनी पॉइंट हाफ के एक्स स्क्वायर है क्योंकि इतना ही वर्क डन किया गया है इसको शुरू में यहाँ ले जाने में, तो इतना ही एनर्जी सिस्टम में दिया गया। अब इतना ही एनर्जी रहेगा क्योंकि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इतना ही एनर्जी रह जाएगा सिस्टम में, कभी काइनेटिक एनर्जी कभी पोटेंशियल एनर्जी। अगर बीच में किसी एक पोजीशन का मान लीजिए पूछ लिया कि भाई इस जगह पे कितना है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, मतलब एक्सट्रीम पे भी नहीं और न्यूट्रल पे भी नहीं, जब बीच में था मान लीजिए एल लेंथ जब था स्प्रिंग का, तो उसका वेलोसिटी कितना था, तो ये कैसे निकालेंगे? जब एल लेंथ था तो कितना वेलोसिटी था, तो जब एल लेंथ था स्प्रिंग में इलोंगेशन जब एल है, एल जो है इलोंगेशन है स्प्रिंग का लेंथ नहीं, वो यहां से ये इलोंगेशन या कंप्रेशन ये वाला एल ये लेना है, तो ये मान लीजिए एल है, मतलब न्यूट्रल पोजीशन से पोजीशन की ये जो इस पे अभी मास है उसका डिस्टेंस, वो अगर L है और यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहा है तो यहाँ पर न्यूट्रल से चूंकि L डिस्टेंस पे है तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एल स्क्वायर ड्यू टू कंप्रेशन, इतना पोटेंशियल एनर्जी है। टोटल एनर्जी सिस्टम का क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि x जो है मैक्सिमम इलोंगेशन है, तो ये टोटल एनर्जी माइनस हाफ के एल स्क्वायर करेंगे इस पोजीशन पे इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा हाफ के
एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मास एट दिस पोजीशन एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से फिर भी निकाल देंगे तो पता चलेगा कि बीच वाले पोजीशन पे वेलोसिटी उसकी क्या है, मास की वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो है इसका जो भी इसमें सवाल आता है स्प्रिंग का, वो इसमें इसी बेसिस पे निकाल सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज जीरो, क्योंकि बाहर से कोई, इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। ठीक है, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, सॉरी जीरो नहीं, कांस्टेंट। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा हम कांस्टेंट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी निकालने में वो ध्यान रखना है कि न्यूट्रल पोजीशन जो है ना, वहाँ से लेंथ लेना है जब भी लेना है। तो ऐसा नहीं स्प्रिंग का टोटल लेंथ नहीं लेना है, न्यूट्रल पोजीशन से वो कितनी दूर है तो उतना ही इलॉन्गेशन या कंप्रेशन है उसमें, तो पोटेंशियल एनर्जी उस लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो उस लेंथ को निकाल लेना, अगर मान लीजिए इधर वाला लेंथ दिया है तो ये लेंथ निकाल लेना है, तो ऐसे। तो ये था अपना आज का वर्क एनर्जी का चैप्टर। वर्क एनर्जी जो है इक्विवेलेंट होता है एक दूसरे के, दोनों का यूनिट सेम है, जूल। पावर जो होता है वो वर्क डन या एनर्जी लॉस्ट या एनर्जी गेन्ड पर सेकेंड या वर्क डन पर सेकेंड। फिर बाकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है वो देखा हमने। अगर एक सिस्टम है जिसमें कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, अगर ऐसा सिस्टम है हमारे पास, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी अगर नहीं लगा रहे हैं, तो उसका मैकेनिकल एनर्जी विच इज़ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। और वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में और स्प्रिंग फोर्स के केस में हमने देखा। पोटेंशियल एनर्जी निकालना, काइनेटिक एनर्जी निकालना, वो हमने देखा। तो वर्क एनर्जी पावर में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉलिजन का, इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन, इम्पल्स, मोमेंटम, ये सारे जो टॉपिक हैं इस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू।